हेलो एवरीवन। तो अब हम करेंगे वाइट ब्लड सेल्स। इससे पहले मैंने प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स करवा दिए हैं। तो अब हम करने लगे हैं डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स। इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। हम देखो ल्यूकोसाइट्स हम इनको क्यों बोलते हैं, सबसे मेन बात ये कलरलेस होते हैं। इनके पास कोई बिल्कुल भी कलर नहीं होता। अगर हमें अपने ब्लड में चेक कराने हो डब्ल्यूबीसीज तो हम उनको बोलते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। हमारी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसीज है वो होते हैं अराउंड 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। देखो, एक चीज़ है कि जैसे अगर हमें कोई कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो हमारी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करती है। उससे लड़ने के लिए वो डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज कर लेती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है इंक्रीज इन टीएलसी काउंट। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के अंदर जैसे टाइफाइड, एड्स के अंदर जो ल्यूकोसाइट है उनका नंबर डिक्रीज कर जाता है। उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। देखो, ल्यूकोसाइटोपीनिया होता है डिक्रीज इन टीएलसी काउंट। और ये होता है कुछ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के अंदर। जैसे कि टाइफाइड, एड्स, इनके अंदर कुछ टी सेल्स मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हमें ल्यूकोसाइटोपीनिया हो जाता है। और एक होता है कि हमारा जो ल्यूकोसाइट उनका नंबर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, 1 लाख से भी ऊपर हो गया। ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ये एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है। अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल राइज हो जाए इन टीएलसी, मोर देन 1 लाख हो जाए, और हम ये ज़्यादातर होता है ब्लड कैंसर में। अब हमने पहले देखा था कि जो आरबीसी होते हैं उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता ढंग से, लेकिन इनके पास अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है और इनके पास अच्छा खासा साइटोप्लाज्म भी होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बेस पे हमने ल्यूकोसाइट को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। किस किस के बेस पे बांटा है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बेस पे हमने ल्यूकोसाइट्स को दो टाइप्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास टाइप है ग्रेनुलोसाइट्स, फिर हमारे पास है ए ग्रेनुलोसाइट्स। देखो, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जिनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना वो ग्रेन्यूल्स की टाइप में प्रेजेंट है, मतलब दानेदार सा है, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स हैं। तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है। और हम अगर उस ग्रेन्यूल्स को स्टेन करें, कोई हम कलर से स्टेन करें देखना चाहें तो हम किसी भी स्पेसिफिक डाई से उसको स्टेन कर सकते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स को हम स्टेन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि जो उनका न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब होता है, मतलब बहुत सारे लोब्स होते हैं, ऐसे बड़ा 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 सा न्यूक्लियस हो सकता है। डिपेंड डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट होता है। और ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर। तीन तरह के होते हैं हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स। अभी हम उनको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसिडोफिल्स, फिर हमारे पास आते हैं बेसोफिल्स, फिर आते हैं न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, उसके अंदर कोई दानेदार नहीं होता, ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो हम ये कहते हैं साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ए ग्रेनुलर। न्यूक्लियस जो है उनके पास लोब्स नहीं होती, तो हम इसको मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। न्यूक्लियस की लोब्स नहीं होती हैं। और ये भी प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। ये दो तरह का होता है हमारे पास, एक होते हैं मोनोसाइट्स और एक होते हैं लिम्फोसाइट्स। हम देखेंगे कि इन सारों में 5 टाइप्स हो गए, एसिडोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एसिडोफिल्स है उनका न्यूक्लियस कैसा होता है।
जो एसिडोफिल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है और ये रेड होता है। एसिडोफिल्स होता है कि जो एसिडिक स्टेन ले, रेड डाइज को एक्सेप्ट करके हमें दिख पाए। तो जो इसका न्यूक्लियस होता है वो होता है हमारे पास बाइलोब्ड। कुछ ऐसा न्यूक्लियस होता है इसका एसिडोफिल्स का, और ये रेड कलर में होता है। फिर हमारे पास आते हैं बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स होते हैं, जो इनका न्यूक्लियस होता है वो 2 से 3 लोब्ड होता है। तो इनका न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 to 3 लोब्ड है। फिर हमारे पास आते हैं न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस 3 to 5 लोब्ड होता है, या इसको हम मल्टी लोब्ड भी बोलते हैं। तो ये मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं, अभी बताया कि उनके न्यूक्लियस में लोब्स नहीं होते, तो सिंपल उनका न्यूक्लियस कैसा भी बड़ा हो सकता है और उनकी शेप भी थोड़ी अलग होती है। तो हम ये कह सकते हैं इनका न्यूक्लियस मोनो न्यूक्लियर ही है। अब देखो एक निमोनिक बता रही हूँ जिसका नाम है नेवर लेट मंकी ईट बनाना। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एन। एन मतलब है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। यहाँ तक कि न्यूट्रोफिल्स मतलब 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। फिर हमारे पास आता है एल से लिम्फोसाइट्स, तो इसका नंबर 20-25% होता है। फिर एम से मोनोसाइट्स, जिनका नंबर उनसे कम होता है। ई से इसिनोफिल्स। अब जो इसिनोफिल्स उनका नंबर बहुत ही कम होता है। इसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स सेम ही होते हैं हमारे पास। और लास्ट आता है बेसोफिल, जिनका नंबर सबसे कम होता है। ये अराउंड 0.5 to 1% होते हैं। तो इस निमोनिक से हम याद कर सकते हैं कि किसका नंबर कितना है। अब हम अगले फीचर्स की डिस्कशंस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले साइज की। तो अगर हम साइज की बात करें तो साइज जो होता है हमारे पास, जो एसिडोफिल्स होते हैं वो होते हैं 10 to 14 माइक्रोमीटर। बेसोफिल्स होते हैं 8 to 10 माइक्रोमीटर। और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये। न्यूट्रोफिल्स का साइज होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर। मोनोसाइट्स का साइज होता है 12 to 20 माइक्रोमीटर। और लिम्फोसाइट का साइज होता है 6 to 16 माइक्रोमीटर। तो तुम देख सकते हो सबसे बड़ा साइज कितना है, 16 माइक्रोमीटर तक लिम्फोसाइट्स का साइज सबसे बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की, कौन कितने देर जिंदा रहता है। तो यहाँ पर हमने बात की थी साइज की, अब हम बात करेंगे लाइफ स्पैन की। सबसे पहले हम बात करें एसिडोफिल्स की, इनका लाइफ स्पैन होता है अराउंड 14 आवर्स। ये 14 आवर्स तक जिंदा रहते हैं। बेसोफिल्स 10 आवर्स तक, ओ सॉरी यहाँ पर एसिडोफिल्स 14 आवर्स तक, बेसोफिल 10 आवर्स तक, ये 12 आवर्स तक। और ये मोनोसाइट्स जो होते हैं ये तो 24 आवर्स से कम रहते हैं। अब देखो ऐसा भी होता है कि कोई डब्ल्यूबीसी अभी अभी बना है और अभी अभी कोई बैक्टीरिया वायरस आके उसे लड़ते लड़ते तभी मर जाए, ऐसा भी हो जाता है। लिम्फोसाइट्स जो सबसे ज़्यादा देर रहते हैं, 5 to 7 डेज रहते हैं ये ब्लड के अंदर, ब्लड के बाहर नहीं रह सकते ये। फिर हम बात करते हैं कि हम इनको देखना चाहते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास ब्लड है, तुमने देखना है भी एसिडोफिल्स कहाँ है, बेसोफिल्स का, तो हमें इनको स्टेन करना पड़ेगा। तो हमें डिफरेंट चीज़ों से इनको स्टेन करना पड़ेगा। अगर हम स्टेन की बात करते हैं तो इसको हम स्टेन करेंगे एसिडिक डाई से। एसिडिक डाई हो सकती है इओसिन। इसको हम स्टेन करेंगे बेसिक डाई से। बेसोफिल्स को बेसिक डाई, एसिडोफिल्स को एसिडिक डाई, इसी से इसका नाम रखा गया है। बेसिक डाई है हमारे पास मिथाइलिन ब्लू। फिर हमारे पास आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम किसी भी डाई से स्टेन कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक। एओसिन से कर लो या मिथाइलिन ब्लू से कर लो, सबसे हो जाएगा। और इनको तो हम स्टेन ही नहीं कर सकते क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर ही नहीं है। नंबर मैंने तुम्हें पहले ही इसका बता दिया हुआ है कि ये हमारे हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स उनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, अराउंड 60% होता है। तो मैं नंबर का चलो अलग पॉइंट बना देती हूँ। हम बात करते हैं नंबर की। तो जो हमारे पास एसिडोफिल्स होते हैं पूरे टीएलसी का, टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में एसिडोफिल्स होते हैं 2 to 3%। बेसोफिल्स होते हैं 0.5 to 1%। ये सबसे मिनिमम होते हैं, अभी मैंने निमोनिक बताया था इसको करने के लिए। फिर हमारे पास आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 to 65% मैक्सिमम इन नंबर। मोनोसाइट्स होते हैं 6 to 8% और लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 to 25%। ये इनका नंबर होता है। अब हम बात करेंगे थोड़े इनके फंक्शंस की, कह लो या इनकी कोई स्पेशल फीचर।
जो सिर्फ एक ही में हो, हम उसकी बात करेंगे। फंक्शन और स्पेशल फीचर। फंक्शन और स्पेशल फीचर। अब देखो जो हमारे पास एसिडोफिल्स होते हैं, अगर मान लो कि हमें कोई ऐसी डिजीज हो जाए, ऐसे कभी बार पेपर में भी आया है, जैसे हमें मान लो टीनियासिस हो जाए, हमारे स्टमक के अंदर टीनिया सोलियम चला जाए, या हमारे स्टमक के अंदर एस्केरियासिस चला जाए, एस्केरिस चला जाए, जिससे हमें एस्केरियासिस हो जाता है, या हमें हे फीवर हो जाए, तो इन सारे केसेस के अंदर एसिडोफिल्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है। हम इसको बोलते हैं इसिनोफीलिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये मैं स्पेशल फीचर बताती हूँ, फंक्शन अलग बता देती हूँ। इनका बेसोफिल्स का कोई ऐसा कुछ स्पेशल फीचर नहीं है। फिर हमारे पास आते हैं न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स है ना, इनका बहुत छोटा साइज होता है और ये फेगोसिटिक होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई बैक्टीरिया घुस गया हमारी बॉडी के अंदर, और यहाँ पड़ा हुआ है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जैसे ही बैक्टीरिया को देखता है वो इनगल्फ कर लेता है, खा जाता है उसको। इसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस करना, खा जाना उसको, खत्म कर दिया बस वहीं पे बात। तो इनका छोटा साइज है और ये फेगोसिटिक एक्शन शो करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड फेगोसिटिक नेचर they are called माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। अब ऐसा कोई भी फंक्शन मोनोसाइट्स का भी नहीं है। बस एक चीज है कि मोनोसाइट्स को, जैसे इसको हम माइक्रो पुलिसमैन बोलते हैं, मोनोसाइट्स को हम बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन। ये मैं आगे बता रही हूँ हम इसको क्यों बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की। इनके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले जो एसिडोफिल्स होते हैं, ये ए से एसिडोफिल्स, ए से एलर्जी, ये एलर्जी के अंदर कम्प्लेक्स रोल प्ले करते हैं एसिडोफिल्स। एंड इसके अलावा हमारे पास क्या पॉइंट आ जाता है कि जो एसिडोफिल्स होते हैं ये पैरासिटिक वर्म को किल कर देते हैं। कोई भी हमें कोई भी कीड़ा हमारे पेट के अंदर चला गया उसको किल कर देंगे, किल कर देते पैरासिटिक रोल को। अस्थमा के अंदर ये बहुत ज़्यादा इनका नंबर देखा गया इंक्रीज होना। तो ये इनके 3 मेजर फंक्शंस है, एलर्जी, अस्थमा, ए और पैरासिटिक वर्म को किल करना। फिर हमारे पास आते हैं बेसोफिल्स। अब जो देखो जो हमारे पास बेसोफिल्स होते हैं, इनके मेन 3 काम है। तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास, वो तो यही है कि ये जो हमारे पास ये 3 चीज़ें बताते हैं, हिस्टामिन, हेपरिन और सेरोटोनिन। अब ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें बनाते हैं, हिस्टामिन, हेपरिन और सेरोटोनिन। देखो जो हिस्टामिन होता है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, तो हम ये कहते हैं कि वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कहीं पे हमारे स्वेलिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, उन सारे कामों में ये रोल प्ले करता है। और जो हेपरिन होता है वो एक एंटीकोएगुलेंट है। और जो सेरोटोनिन होता है वो एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर होता है, थोड़ी सिग्नलिंग वगैरह में हेल्प करता है। बेसिकली हमारे मूड, स्लीप, वूंड हीलिंग, ब्लड क्लॉटिंग, सेक्सुअल डिजायर वगैरह में रोल प्ले करता है सेरोटोनिन। फिर हमारे पास आ जाते हैं अगले टाइप, जो कि हाँ हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हमें पता है कि इसका नंबर सबसे ज़्यादा है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये फेगोसिटिक नेचर के हैं। सबसे मेन बात तो कोई बाहर से चीज़ है उसको खा जाएंगे। बैक्टीरिया और वायरस को तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बैक्टीरिया एंड वायरस दोनों को ही ये ख़त्म कर देंगे, बाहर से कुछ भी है। लड़ाई हमारी बॉडी में, लड़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि बॉडी में कुछ आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इनका, न्यूट्रोफिल्स का। फिर हमारे पास आ जाते हैं अगली टाइप, जो कि है हमारे पास मोनोसाइट्स। अब देखो जो मोनोसाइट्स हैं, अब इनको हम बोलते हैं स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स हम समझते हो जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मोनोसाइट्स है उनका न्यूट्रोफिल की तरह फेगोसिटिक एक्शन है, तो ये फेगोसाइटोसिस कॉज कराते हैं। दूसरा जो इनका रोल है ये है कि ये स्क्वेंजर्स हैं, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर कोई भी डेड डैमेज कुछ भी है, कोई ब्लड कॉर्पसल्स है, कोई मरा हुआ, तो डेड एंड डैमेज ब्लड कॉर्पसल है, ये सबको इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं ये उनको। जो मोनोसाइट्स होते हैं वो कभी कभी मोनोसाइट जुड़ जुड़ के एक बहुत बड़े सेल्स बना लेते हैं जिनका नाम होता है मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं लिम्फोसाइट्स। देखो जो लिम्फोसाइट्स हैं ये इनकी टाइप्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं।
तो लिम्फोसाइट्स ने किसी के भी साथ फाइट करना होता है, वो सबसे पहली चीज़ तो वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। बाकी जो लिम्फोसाइट्स हैं, मैं उनका रोल तुम्हें बता देती हूँ, लिम्फोसाइट क्या-क्या करते हैं। हमारे पास एक टी सेल होते हैं, एक बी सेल होते हैं, जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। जो टी सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट किलर सेल्स होते हैं, कोई माइक्रोब आया उसको मार दिया। और हमारे पास टी हेल्पर सेल होते हैं एक तो टी सेल हो गए जो, तो टी किलर सेल्स हो गए जो मार देते हैं, और बी सेल्स का काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। और टी हेल्पर सेल होते हैं जो हेल्प करते हैं एंटीबॉडी बनाने में। तो हमारे पास लिम्फोसाइट का एक ही काम होता है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आया है तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाई जाए। और इनका फ़ायदा ये होता है कि लिम्फोसाइट्स खुद चाहे दूर दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ को काफ़ी दूर दूर भेज देते हैं। ये इनका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, देखो एक बार मैंने तुम्हें सारा कुछ बता दिया, एसिडोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, देख सकते हो। अब हमारे पास आ गया कि जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनका फंक्शन खत्म। सारे उनके फंक्शन मिला के मेन यही है कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस है उसको खा जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने मैक्रोफेज की बात करी है, ये क्या करते हैं, अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आया और किसी को पता ही नहीं लगा कि बाहर से बैक्टीरिया वायरस आ चुका है, तो हमारी बॉडी फाइट कैसे करेगी। तो मैक्रोफेजेस इन चीज़ों में हेल्प करते हैं, बाकी सारे सेल्स को अलर्ट कर देते हैं कि बाहर से बैक्टीरिया वायरस आ चुका है, और पूरी की पूरी जो बॉडी है वो तैयार हो जाए इससे लड़ने के लिए। चाहे उसको फैगोसाइटोसिस करना है, चाहे एंटीबॉडी बनाने हैं, वो एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होगा, बट पूरी बॉडी को तैयार कर देना लड़ने के लिए, ये काम होता है मैक्रोफेजेस का। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की, जो हमारे लास्ट सेल्स हैं ब्लड कॉर्पसल्स में। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अगर हम इनकी साइज़ की बात करें तो ये 2 to 3 माइक्रोमीटर होते हैं। सिर्फ इनका लाइफ स्पैन 2 to 4 डेज होता है या 5 डेज होता है मैक्सिमम। हमारी बॉडी के अंदर 1.5 to 3.5 लाख के करीब होते हैं। अब ये देखो, ये किसी सेल से बने हैं। एक बड़ा सारा सेल होता है जिसका नाम होता है मेगोकैरियोसाइट। तो जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं हमारे पास, वो एक सेल से बनते हैं जिसका नाम है मेगोकैरियोसाइट। और ये जो सेल होता है ये प्रेजेंट होता है बोन मैरो के अंदर। और जो मेगाकैरियोसाइट है ना, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता ऐसे तो। अब हम बात करते हैं कि प्लेटलेट्स की शेप कैसी होती है। प्लेटलेट कैसी भी शेप के हो सकते हैं, डिस्क लाइक हो सकते हैं, ओवल शेप्ड हो सकते हैं, और या हो सकते हैं बाइकन्वेक्स शेप के। अब देखो, जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं। अगर हम प्लेटलेट्स को देखें, उसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स हैं। इनको हम बोलते हैं बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स, क्योंकि ये बेसिक डाई से स्टेन हो जाते हैं, जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। जो हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम पार्ट है उसके अंदर एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है। स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोस्थैनिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये। अगर मान लो कि प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज कर दे, जैसे डेंगू वगैरह में होता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज कर जाता है, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब जैसे देखो कि अगर थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, अगर थ्रोम्बोसाइट का नंबर 40,000 से भी कम चला जाए, तो हम इसको बोलते हैं क्रिटिकल काउंट। और ऐसे बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट और रैशेज आने लग जाते हैं, इसको हम बोलते हैं परप्यूरा डिजीज। तो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं हमारे पास, थोड़े दिनों के लिए जिंदा रहते हैं, 4 to 5 डेज के लिए। इनके बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं और इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोस्थैनिन। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है कि अगर प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज कर रहा है। अगर हम बात करें कि प्लेटलेट्स काम क्या करते हैं, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, तो जो प्लेटलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो यही है। जैसे देखो, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर एक सेल की लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। और अगर एंडोथीलियम टूट जाए तो एंडोथीलियम को जोड़ना पड़ता है, वरना इतना ब्लड लॉस होगा कि बंदे का पूरा ब्लड ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्लेटलेट्स का फंक्शन यही होता है, रिपेयर करना एंडोथीलियम। और ये करता कैसे, जैसे ये वेसल है, ये वेसल यहाँ से टूट गई तो यहाँ पर ये प्लेटलेट जुड़ जुड़ के एक चीज़ बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो ये एंडोथीलियम को रिपेयर करता है, क्या बना के, बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग।
क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है चिपकने की मेम्ब्रेन के साथ। इसके अलावा ये जो प्लेटलेट्स होते हैं एक चीज़ बनाते हैं जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। हम अगले टॉपिक में ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। ऐसे थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये हेल्प करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग। और ये जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये एक चीज़ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। अभी बताया सेरोटोनिन मूड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ये सिंथेसाइज करते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्राइपिटामाइन। तो ये मूड वगैरह के अंदर होता है, मूड वगैरह के अंदर रोल प्ले करता है सेरोटोनिन। देखो अगर तो प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में यूज़ हो जाए तो ठीक है, वरना मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 5 डेज़ तक सर्वाइव कर सकते हैं, 5 to 10 डेज़ तक। उसके बाद ये ख़त्म ही हो जाते हैं बॉडी के अंदर और ये बनते हैं मैगोकैरियोसाइट से। और इनके अंदर देखो जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं ना, अगर हम उसको प्लेटलेट्स को देखें तो अगर प्लेटलेट्स को हम देखें तो जो उनका जो बाहर बाहर वाला रीजन होता है उनका वो ब्लू स्टेनिंग होता है। जो उनका आउटर रीजन होता है प्लेटलेट्स का वो होता है ब्लू स्टेनिंग। और अंदर वाला जो उसका रीजन होता है ये पर्पल स्टेनिंग होता है। अंदर वाला रीजन होता है पर्पल स्टेनिंग। अब यहाँ पर अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके कारण ये कलर आ रहा होता है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। जैसे इसके अंदर एडीपी वगैरह मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।